Hello, everybody. Welcome, welcome, welcome. Let me quickly check, beta G, if we are live. 1 मिनट रुकेंगे और मुझे चेक कर लेने देंगे कि क्या हम लाइव हैं. Yes, all right, we are live. Hello. Good morning. कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग मैम, जय श्री कृष्णा. गुड मॉर्निंग बेटा, आ जाइए. जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वेलकम. कैसे हो आप लोग? हाउ इज एवरीबडी डूइंग? होमवर्क डन? वेरी गुड. आयुष, वेरी नाइस. बाकियों का क्या हाल है? आयुष तो कह रहा है मैडम मैंने होमवर्क कर लिया. बाकी के क्या कर रहे होंगे? बाकी के आयुष को बोल रहे होंगे क्यों याद दिला दिया यार इसको, है अभी तो आई थी मैडम, है क्यों याद दिला दिया? ए बेटा, होमवर्क करते हो कि नहीं? होमवर्क डन? वेरी वेरी गुड. आई एम प्राउड ऑफ यू. ऐसा अच्छा, जिसने भी होमवर्क किया है ना, जिसने भी होमवर्क किया है सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ. जिसने नहीं किया उसकी बात नहीं कर रही मैं, है वैसे नालायक बच्चे की बात नहीं कर रही जिसने होमवर्क नहीं किया. जिसने भी होमवर्क किया है सब अपना राइट हैंड उठाएंगे. सच में, हाँ. अब जिसने भी होमवर्क किया है सारे बच्चे अपना क्या उठाओगे? राइट हैंड उठाएंगे. उठा लिया? वेरी गुड. एंड टैप ऑन योर बैक एंड से वेल डन, वेल डन, वेल डन. अब मैं तुमको टैप तो नहीं कर सकती, तो आप क्या करें, मेरी तरफ से राइट हैंड उठा के टैप योर सेल्फ एंड से वेल डन. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस. परफेक्टो बेटा, परफेक्टो. वेरी वेरी गुड. आई एम प्राउड ऑफ यू. वेरी नाइस. आजो आजो बच्चों, आजो. तो आज की क्लास की शुरुआत की जाए. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आजो बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत की जाए. होमवर्क करने में 5 मिनट लगते हैं बेटा. ऐसा सारे बच्चे सोच ले तो सब होमवर्क करने लग जाएंगे. सोचो ये क्लास कितनी अच्छी हो जाएगी अगर सारे बच्चे होमवर्क करने लगे तो. अब आपका आज की क्लास है, ऑलमोस्ट लास्ट डे है चैप्टर 1 का. तो आज की क्लास ऑलमोस्ट, आज की क्लास में चैप्टर 1 ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. फिर अपने जो अपना नेक्स्ट क्लास होगा मोस्टली कल का या मंडे का, हमारा जो ऑलरेडी बैच चालू हो गया है, जो हमारा बैच ऑलरेडी 12th ऑफ द मंथ को स्टार्ट हुआ था, 12th ऑफ नवंबर को, वो बैच और ये बैच फिर मर्ज हो जाएंगे. चैप्टर 2 हम मर्ज्ड बैच में चालू करेंगे. ठीक है, तो वो बच्चे सारे हमारे वेट कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, आज मोस्टली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. एक आध कोई पॉइंट बचेगा उसको तो कल कर लेंगे. कल की क्लास में आपके साथ नए बच्चे भी ज्वाइन करेंगे. वो सारे बच्चे ऑलरेडी आप उन्हें जानते होंगे. एफएम में, कॉस्टिंग में आई थिंक नए बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं. 12 नवंबर से जो बैच हुआ था वो वाले बच्चे भी आ गए हैं. ऑडिट में भी वो बच्चे आ जाएंगे. कब से आ जाएंगे? अब ऑलमोस्ट कल से, कल क्या ऑलमोस्ट, हाँ कल से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है मैम, कल आपका क्लास ऐप पे होगा? हाँ जी बेटा, कल से क्लास अपना ऐप के ऊपर होगा. तो हम कल से क्लास ऐप के ऊपर शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, चलो चलो जी. दक्ष, हम तो यही हैं. ओ वेरी गुड. चलो, सभी बच्चे हमें ज्वाइन कर लेंगे मोस्टली कल से. ओके, आ जाओ बच्चों. नीलेश, नहीं कल मैं लूंगी क्लास. आ जाओ बेटा. है संडे आपका, सैटरडे और संडे होता है, फिर सैटरडे को कैसे ले रही हो? ले लेंगे, की फर्क पैंदा है. आ जाओ. मैम आपसे ऑडिट पढ़ के मजा आ रहा है. वेरी गुड बेटा, ऐसे ही मजा आता रहे तुम्हें. खुशी खुशी तुम ऑडिट पढ़ते रहो, मेरी यही तमन्ना है. चलिए, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक टिप ऑफ द डे देना चाहती हूँ. मैडम आप टिप ऑफ द डे क्या देना चाहती हो? बेटा जी, मैं सिर्फ आपको ये एक टिप ऑफ द डे देना चाहती हूँ कि ये जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, ये जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये कभी मत समझना कि ये तुम्हारे अकेले की मेहनत है. ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं. तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगी कि कभी भी ऐसा मत समझना कि हम अकेले मेहनत कर रहे हैं, ये मेरे अकेले का हार्डवर्क है. ना, नको. तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों का हार्डवर्क है. पेरेंट्स हालांकि सीए के कोर्स के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन वो आपको पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं कि ये कर ले, वो कर ले. मम्मी कहती है ये बना देती हूँ, वो बना देती हूँ, तेरा फेवरेट बना देती हूँ. तो वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, तुम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो. क्या हो गया ये? हाँ चलो,
है ना। तो सभी बच्चों को बोलूंगी कि सभी बच्चे दिल लगा के काम करना, दिल लगा के मेहनत करना, क्योंकि ये आपकी अकेले का रिजल्ट, आपका अकेले का नहीं होगा, रिजल्ट आपके पेरेंट्स, आपका, मेरा, सबका होने वाला है। ठीक है, तो सबके लिए आपको अच्छे से काम करना है। पेरेंट्स पे ऑनेस्टली व्हेन यू विल क्लियर योर एग्जाम्स ना, you will be really happy to see that smile on your parents' face, that proud smile. You are working hard for that. कभी भी demoralized feel हो, demotivated feel हो ना, तो just remember the smile that your parents will have, that proud smile that your parents will have on their faces once you will clear. जब आप क्लियर हो गए तो उनके फेस पे क्या तगड़ी प्राउड वाली स्माइल होगी, उस स्माइल के लिए तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वो तुम्हारा पर्पस है लाइफ का फिलहाल। ठीक है, चलिए जी, ऑल राइट बेटा जी, चलो जी, ओके मैडम, ज्ञान की बात हो गई है, ज्ञान की बातें, ज्ञान के सागर बहते जा रहे हैं। अब चलिए अपनी बुक जो है ऑडिट की, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान डालें। चाला एवरीबॉडी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैडम आज की क्लास में क्या करने वाले हम? बेटा कल की क्लास में तुमने ये फर्क देखा था क्या, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या फर्क है, मतलब ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है, वही बोल रहा है। एक में रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, एक में लिमिटेड अश्योरेंस देते हैं, एक में बहुत सारे प्रोसीजर करते हैं, एक में कम प्रोसीजर करते हैं, एक में रीजनेबल कंक्लूजन देते हैं, एक में लिमिटेड कंक्लूजन देते हैं। बेसिक बातें तुमने पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा अब है ना, मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग इसको पढ़ के ही समझोगे। कहता है देखो, चाहे रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट हो, चाहे लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट हो, ये जो दोनों तरह के एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं, ये किससे रिलेटेड है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। चाहे ऑडिट हो चाहे रिव्यू हो, ये दोनों तरह के जो एश्योरेंस तुम देते हो, लिमिटेड एश्योरेंस या रीजनेबल एश्योरेंस, ये दोनों किस चीज को लेके देते हो? ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके देते हो जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तुमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ओके। तो कहता है देखो, सच एन एश्योरेंस, कहता है अश्योरेंस एंगेजमेंट इसके अलावा भी होती है। किसको लेके? प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन को लेके, एंड नॉट टू हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। कहता है सिर्फ अश्योरेंस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को लेके ही नहीं होती। अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में आप क्या करते हो? प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन को भी चेक करते हो, उस पर भी अश्योरेंस देते हो सकता है आप इंटरनल कंट्रोल पे भी अश्योरेंस दे रहे हो। याद है ना, कल आपने पढ़ा था अश्योरेंस एंगेजमेंट दो तरह की होती है। एक अश्योरेंस जब आप हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे दे रहे हो गया ऑडिट एंड रिव्यू। एक होता है, कहता जरूरी नहीं है आप सिर्फ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे ही अश्योरेंस दे रहे हो सकता है आप प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन पे दे रहे हो, इंटरनल कंट्रोल पे अश्योरेंस दे रहे हो, तो वो भी होता है अश्योरेंस, है ना। चलिए, हाँ ऋषभ बेटा ऑलरेडी आपको बता दिया है। क्या नींदों में है क्या ऋषभ सुतारिया बेटा? क्या लेट ज्वाइन किए क्या क्लास में? लेट ज्वाइनी, देखो तुम्हारे डाउट से ही समझ में आ जाता है लेट ज्वाइन किया है ऋषभ। चलो एवरीबडी इधर आ जाओ। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? सारे बच्चों को पता है क्या? मैडम ये क्या है प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन? मतलब फोरकास्ट वगैरह जो आप बनाते हो, प्रोजेक्शन वगैरह जो आप बनाते हो। तो कहते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो तुमने अजम्पशंस के बेसिस पे बनाया है अबाउट इवेंट्स दैट मे अकर इन फ्यूचर, अबाउट पॉसिबल एक्शंस बाय एन एंटिटी। तो मुझे बताओ प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन हो गई? ये वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो अजम्पशन के बेसिस पे है। मुझे नहीं पता अगले साल क्या होगा, उसके अगले साल क्या होगा। एंटिटी क्या करती है? अजम्पशन के बेसिस पर क्या करती है? ये इंफॉर्मेशन तैयार करती है कि अब करंटली, जैसे मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे एवरीबडी मुझे बताएंगे। लेट्स से ये है करंट ईयर, करंट ईयर है आपका 23-24, ये है प्रीवियस ईयर, ये है उससे प्रीवियस ईयर, ये हो गया आपका 21-22, ये हो गया 22-23, फिर ये हो गया करंट ईयर आपका। अब तुम नेक्स्ट 2 इयर्स का क्या फोरकास्ट बना रहे हो? 24-25 का, 25-26 का। तो मुझे बताओ यहां पे प्रॉफिट कितना था कंपनी का? ग्रॉस प्रॉफिट था कंपनी का 5%, फिर 5 से 6% बढ़ गया, करंट ईयर में 7% है। तो आप ये 2 सालों का जब क्या बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, तो कंपनी ने क्या किया बेटा, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट 8% से किया, यहां पे 9% से किया इंक्रीज। तो मुझे बताओ क्या ये आपने अजम्पशंस यूज किए हैं क्या?
मुझे बताओ क्या कंपनी ने अज्यूम किया है क्या, जैसे हर साल 1% बढ़ता हुआ आ रहा है, तो नेक्स्ट 2 इयर्स में भी 1% बढ़ेगा? आपने अज्यूम किया है क्या पिछले सालों के डेटा को देखते हुए, करंट ईयर को देखते हुए आपने अज्यूम किया है क्या? हाँ, तो ये क्या है? ये प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन है। ये एजम्पशन के बेसिस पे तुम बनाते हो, तुमको नहीं पता एक साल 1% बढ़ेगा या घट जाएगा, तुमको नहीं पता, पर ये जो डेटा है वो तुम अजम्पशन के बेसिस पे तैयार करते हो। तो ये कहता है प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? कहता है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो एजम्पशन के बेसिस पे है अबाउट इवेंट्स दैट में अकर इन फ्यूचर। हो सकता है ये ऐसी चीजें फ्यूचर में हो, तो उसके बेसिस पे तुमने क्या किया है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। ठीक है, ओके। जैसे कंपनी फोरकास्ट प्रिपेयर करती है, प्रोजेक्शन प्रिपेयर करती है, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये सब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन। सच टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट्स एग्जामिनेशन इज नॉट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। कहता है ऐसे अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में आप प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन चेक करते हो, ना कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। सबको ऑलरेडी पता होगा ना, 2 तरह के अश्योरेंसेज है, कल ही की क्लास में मैंने बताया था। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को चेक करते हो तो वो तो ऑडिट और रिव्यू हो गया। कहता है अदर देन हिस्टोरिकल चीजें, नॉन हिस्टोरिकल चीजों को भी तुम चेक करते हो अश्योरेंस में, जैसे प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन को, इंटरनल कंट्रोल को, कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को, वगैरह वगैरह, है ना। अब ये क्या कह रहा है? दोनों के बीच का फर्क क्या है? अब इसको खुद पढ़ो, चलो एवरीबॉडी पढ़कर मुझे बताओ तुम्हें समझा कि नहीं। बहुत इजी है, तुम्हें ये भी पता है क्या होता है, ये भी पता है क्या होता है। चलो इसे रीड करो। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन के बीच का क्या फर्क है, बताओ। हो जाए तो मुझे बोलना डन, ठीक है? तुम पढ़ो। मैडम चिंटी ये तो दोनों की डेफिनेशन है ना। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन विच इज बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स दैट हैव अकर्ड इन पास्ट। प्रोस्पेक्टिव मतलब इवेंट्स दैट आर येट टू अकर। आप अजम्पशंस के बेसिस पे क्या करते हो? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार करते हो अबाउट इवेंट्स दैट आर गोइंग टू अकर इन फ्यूचर, दैट इज प्रोस्पेक्टिव। तो देखो मैं आपके लिए कंक्लूजन पढ़ देती हूँ, सबको पता है कंक्लूजन। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब पास्ट इवेंट्स को लेके जो तुमने इंफॉर्मेशन बनाई, वेराज प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन मतलब फ्यूचर इवेंट्स को लेके जो इंफॉर्मेशन है। फ्यूचर तुमने तो देखा नहीं, ना तो मैंने देखा, ना कंपनी ने देखा, पर कंपनी अज्यूम तो कर सकती है ना कि अगर करंट ईयर में ऐसा है तो फिर नेक्स्ट ईयर में ऐसा होगा। करंट ईयर में सेल्स इतनी है तो फिर अगर हम देखें तो फ्यूचर में इतनी सेल्स होगी, हमारा टर्नओवर इतना अचीव हो जाएगा। तो ये अजम्पशंस के बेसिस पे है। हो सकता है हो सकता है ना हो। अच्छा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, सारे बच्चे मुझे बताना। मेरे को बताओ, तुम सबको पता है अश्योरेंस एंगेजमेंट 2 टाइप के होते हैं। एक हो गया हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को चेक करना, जिसे कहते हैं ऑडिट और रिव्यू। एक हो गया नॉन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को चेक करना, जैसे कि प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन को चेक करना। अब मान लो तुम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने जा रहे हो, ठीक है? तुम इसे कैसे चेक करोगे बेटा? एज एन ऑडिटर तुम बताओ। तुमने मान लो कंपनी ने साल 25-26 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है और 26-27 का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, और तुम्हें बुलाया है कि ओपिनियन दो ऑडिटर। तुम्हें अश्योरेंस पे बुलाया है और तुम्हें बोला है ऑडिटर। अश्योरेंस मतलब क्या? जहां पे ऑडिटर ओपिनियन देता है। तो मुझे बताओ, तुम्हें ओपिनियन देना है कि ये प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन जो बनाई है वो ठीक है कि नहीं। तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम भी थोड़ी अंतर्यामी हो, तुम थोड़ी भगवान हो कि तुम बता दोगे ये दोनों ठीक है कि नहीं। तुम कैसे चेक करोगे? तुम थोड़ी भगवान हो गया तुम, नहीं ना मैडम। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि साल 25-26 का ये जो डेटा इन्होंने बनाया है, 26-27 का डेटा इन्होंने बनाया है, ये ठीक है कि नहीं? पास्ट ट्रेंड्स, पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट ईयर के इवेंट्स, ओके। तो मतलब अगर मैं ये चीज बोलूं तो गलत होगा क्या? मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं ऑडिटर ये देखेगा कि मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस यूज किए हैं, पास्ट को देखते हुए, करंट ईयर को देखते हुए, मैनेजमेंट ने जो भी अजम्पशंस यूज किए हैं, ऑडिटर ये चेक करेगा कि अजम्पशंस रीजनेबल है कि नहीं। मैं गलत बोल रही हूं क्या?
आप क्या चेक करोगे, अब आप अश्योरेंस के लिए आए हो, आपको अपना ओपिनियन देना है कि 25, 26 और 26, 27 का प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक तरह से बना है कि नहीं। ठीक है, एज एन प्रैक्टिशनर मैं इस काम को चेक करने आ रही हूं, तो मैं ये चेक करूंगी ना कि मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस भी यूज किए हैं, मैनेजमेंट ने जो भी अजम्पशंस यूज करके इनको बनाया है, वो रीजनेबल अजम्पशंस है कि नहीं, वो ठीक अजम्पशंस है कि नहीं, मैं यही चेक करूंगी। हाँ या ना में जवाब दो सारे बच्चे। मैनेजमेंट ने जो भी अज्यूम किया कि नेक्स्ट ईयर हमारा प्रोडक्शन इतना बढ़ेगा, नेक्स्ट ईयर हमारा टर्नओवर इतना बढ़ेगा, जो भी अजम्पशंस मैनेजमेंट यूज कर रही है वो अजम्पशंस रीजनेबल है कि नहीं, अंधाधुंध अजम्पशंस तो नहीं यूज कर रही। अच्छा मुझे बताओ, सारे बच्चे मेरे को बताना, यहां पे अगर मैनेजमेंट बोले, मैनेजमेंट ने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखा है, चलो ये बताना मुझे। मैनेजमेंट ने अज्यूम किया है कि यहां पे हमारा जीपी रेशियो 5% बढ़ जाएगा, 12% हो जाएगा, यहां बढ़ के 16% हो जाएगा। मैनेजमेंट ने ये अज्यूम किया है, मुझे बताओ मैनेजमेंट का ये अजम्पशन रीजनेबल है क्या? जब आप अश्योरेंस के लिए आए हो, आप एज एन ऑडिटर सारे अजम्पशंस चेक करोगे, जिन अजम्पशंस के बेसिस पे ये स्टेटमेंट्स बनाए हैं, मुझे बताओ ये अजम्पशन रीजनेबल है क्या? इकाई का रीजनेबल है? अभी तक तो 1-1% बढ़ रहा था, अब अचानक से 5-5% कैसे बढ़ जाएगा? रीजनेबल नहीं है। अच्छा मान लो कंपनी की सेल्स 21-22 में थी 5 करोड़ की, 22-23 में थी 6 करोड़ की, 23-24 में थी 10 करोड़ की। अब मैनेजमेंट अज्यूम कर रही है कि अगले साल होगी 12 करोड़ की और फिर होगी मान लो 13 करोड़ की। ये अजम्पशन रीजनेबल है क्या कि मोटा मोटी इतने से हमारा सेल्स बढ़ेगा, मोटा मोटी 1-2 करोड़ से सेल बढ़ेगा, ये रीजनेबल है क्या? हाँ ये ऑलमोस्ट रीजनेबल है, ये ऑलमोस्ट रीजनेबल है। तो बेसिकली बेटा जी ऑडिटर एजम्पशंस चेक करता है। अब देखो फ्यूचर तो ना तुमने देखा, ना कंपनी ने देखा, ना मैंने देखा, तो अब कैसे चेक करें? तो आप ये चेक करोगे कि जो अजम्पशंस यूज करके इन्होंने प्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट बनाए हैं वो अजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं। लॉजिकली तो यही देखा जाएगा ना, और कैसे चेक करोगे? अब तुमने तो देखा नहीं फ्यूचर, ना मैंने देखा। चलो तो ये क्या कहता है देखना, देखो कहता है, देखो इन अश्योरेंस रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन, कहता है जब आप अश्योरेंस किस पे दे रहे हो, प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन पे दे रहे हो, तो जो प्रैक्टिशनर होगा वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे करेगा रिगार्डिंग मैनेजमेंट्स अजम्पशन। जिन एजम्पशंस पे प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशंस बनाए गए हैं, जो एजम्पशंस यूज करके प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं, वो अजम्पशंस रीजनेबल है या नहीं रीजनेबल है, वो ऑडिटर चेक करेगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन कैसे प्रिपेयर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं बेटा? एजम्पशन के बेसिस पे। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा? ऑडिटर ये चेक करेगा वेदर दीज अजम्पशंस आर रीजनेबल और नॉट। जिन अजम्पशंस के बेसिस पे तुमने ये स्टेटमेंट्स बनाए वो रीजनेबल है कि नहीं, क्या अजम्पशंस प्रॉपरली प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज्ड है कि नहीं। ऑडिटर चेक करेगा जहां जहां भी अजम्पशंस है ये ढंग से डिस्क्लोज होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, अजम्पशंस रीजनेबल होने चाहिए, राइट? ओके, सिंपल बात है। कह रहा देखो प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू फ्यूचर इवेंट, कहता प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन फ्यूचर को लेकर है ना, तो ऑडिटर सबूत इकट्ठे करेगा किसको लेके? टू सपोर्ट दी अजम्पशंस। ऑडिटर सबूत इकट्ठे करेगा कि जिन अजम्पशंस के बेसिस पे प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन इज बेस्ड, वो अजम्पशंस रीजनेबल है कि नहीं, उसके एविडेंसेस ऑडिटर ऑब्टेन करेगा। क्योंकि देखो इंफॉर्मेशन फ्यूचर को लेकर है, किसी को फ्यूचर की नहीं पता नहीं है ना, तो ऑडिटर सबूत इकट्ठे करेगा वेदर दीज अजम्पशंस आर रीजनेबल और नॉट। ठीक है, ओके। कहता है वैसे तो ऑडिटर इज नॉट इन दी पोजिशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अब ऑडिटर कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि वेदर रिजल्ट्स इन प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन अचीव होंगे कि नहीं, ऑडिटर ये तो नहीं बता सकता। ऑडिटर ये बता सकता है क्या, ओपिनियन दे सकता है क्या ये जो लिखा हुआ है वो अचीव होगा ही होगा? इस पोजीशन में तो नहीं है। ऑडिटर इज नॉट इन द पोजीशन कि वो ऐसा ओपिनियन दे दे कि हाँ रिजल्ट्स अचीव होंगे ही होंगे, इस पोजीशन में तो नहीं है। पर ऑडिटर ये जरूर बता सकता है। ऑडिटर क्या लिखेगा? ऑडिटर ये बताएगा कि ऑडिटर के हिसाब से प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन जिन अजम्पशंस के बेसिस पे बनाई है, वेदर दीज अजम्पशंस आर रीजनेबल और नॉट, इस चीज पर ओपिनियन देगा। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा मेरे हिसाब से जिन अजम्पशन के बेसिस पे प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन बनाए गए हैं वो अजम्पशन रीजनेबल है, इस तरह से ओपिनियन देगा। ऑडिटर ये ओपिनियन नहीं देगा हाँ जो लिखा है वो अचीव होगा,
ऐसे भगवान भगवान थोड़ी हो, ऐसे थोड़ी ले सकते हैं। कहता है प्रैक्टिशनर क्या करता है बेटा, अपनी रिपोर्ट में बताता है कि assumptions do not provide a reasonable basis for projection। ऑडिटर बताता है वेदर कि क्या क्या जो assumptions हैं वो रीजनेबल हैं नहीं है, ये बताता है। तो ऑडिटर मॉडरेट लेवल का अश्योरेंस देता है, ना तो हाई लेवल का देता है ना ही बहुत लो लेवल का देता है, मॉडरेट लेवल का अश्योरेंस देता है क्योंकि मेरे हिसाब से assumptions रीजनेबल है कि नहीं है, बस वैसे ओपिनियन देता है। सभी बच्चों को समझा बेटा? सारे बच्चे मुझे बताओ तो यहां पे ये जो लिखा हुआ है वो ठीक लिखा है क्या? देखो मैं तुम्हारा समरी नोट्स खोलती हूं, कल मिल जाएंगे तुम्हें समरी नोट्स, ठीक है? इधर आओ, इसको पढ़ो, इस पूरे पॉइंट को पढ़ो। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या होते हैं? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब रिलेट्स टू इंफॉर्मेशन विच इज yet to happen, which is event, it is based on assumptions। प्रैक्टिशनर क्या करता है? प्रैक्टिशनर एविडेंस ऑब्टेन करता है अबाउट assumptions used to prepare prospective financial statement। जिन assumptions के बेसिस पे प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर किया गया है, ऑडिटर उसके सबूत ऑब्टेन करता है, देखता है वेदर दीज assumptions आर रीजनेबल और नॉट, अपना ओपिनियन दे। ऑडिटर ये नहीं कहता हाँ दीज थिंग्स विल बी अचीव्ड, हाँ ये जो लिखा हुआ है ऑल ऑफ दिस विल बी अचीव्ड, ऐसा नहीं बोलता ऑडिटर। ऑडिटर बताता है कि भाई अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिशनर, मेरे हिसाब से वेदर दीज assumptions आर रीजनेबल और नॉट, ऐसा इतना बताता है। सही है बेटा? समझा? सिंपल छ, इजी है मैडम, ये तो लॉजिकल है ना, लॉजिकली है, इसमें बताओ तुमको कुछ रटने की जरूरत है क्या? तुम क्या लिखोगे? अगर तुमसे कोई पूछ ले तो तुम नहीं बता सकते क्योंकि प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्यूचर। सो ऑडिटर विल ऑलवेज चेक द assumptions whether these assumptions are reasonable or not। सिंपल है। अच्छा मैडम ये तो लॉजिक वाली बात है ना, एकदम लॉजिक वाली बात है। अच्छा अब मेरे साथ तुम क्या पढ़ने वाले हो? ऑडिटर के क्वालिटीज। नहीं एक काम करो, ये भी पढ़ लो। अच्छा मुझे बताओ, अब ये तुमने सबने चार्ट मेरे साथ पढ़ लिया था, मुझे बताओ अब ये तुम अपने आप फिल कर सकते हो क्या? एक मिनट मैं यहां पे कट कर देती हूं। सारे बच्चे मेरे को बताओगे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरीके का अश्योरेंस एंगेजमेंट है? मैडम ये रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट है। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह का अश्योरेंस एंगेजमेंट है? ये लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है। अच्छा जब आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करते हो तो आप किस चीज पे अश्योरेंस दे रहे हो? आप अश्योरेंस दे रहे हो रिगार्डिंग रीजनेबिलिटी ऑफ assumptions। जिन assumptions के बेसिस पे प्रोजेक्शन किया गया है वो रीजनेबल है कि नहीं, उस पे अश्योरेंस दे रहे हो। अच्छा कई बार आप इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी अश्योरेंस देते हो क्या? हाँ, तो आप क्या अश्योरेंस देते हो? वेदर कंट्रोल आर डिजाइन्ड एंड ऑपरेटिंग प्रॉपरली। सिंपल है, ये सारे आपने ऑलरेडी चार्ट में पढ़ लिया है। अब तुम्हें चार्ट का वैल्यू समझ में आ रहा है बेटा? कल तुमने अगर वो चार्ट समझ लिया तो ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी फिट है, मुझे ये समझाने की भी जरूरत नहीं है। यहां पे आप देते तो मॉडरेट अश्योरेंस हो, लेकिन प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन को चेक करना मतलब क्या करना? अश्योरेंस किस चीज पे देना? assumptions, whether assumptions are reasonable or not। कंट्रोल्स को चेक कर रहे हो तो आप किस चीज पे अश्योरेंस दे रहे हो? whether controls are operating properly or not। क्या चीज चेक करते हो? कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है? सिंपल है, वही बातें हैं। ऑल राइट, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी सिंपल। आ जाओगे अब मेरे साथ पढ़ोगे क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। अभी तो तुमने मैडम अभी तक क्या पढ़ा है? हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है बेटा, सिर्फ तुमने एक बेसिक चीज पढ़ी है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्यूचर को लेकर हैं तो ऑडिटर अजम्पशंस की रीजनेबिलिटी को चेक करता है, बस ये चेक करता है। यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ू। अब तुम्हारे क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है बेटा, कल चलकर तुम बन जाओगे ऑडिटर तो तुम्हारे अंडर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक अच्छे ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटीज होती है। कल चलकर तुम बनोगे ऑडिटर्स, तुम बन जाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जाओगे ऑडिट पे, तो तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होगी, होनी चाहिए,
होगी तो मुझे नहीं पता होगी कि नहीं होगी, पर तुम में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। आओ इधर, एक एक करके ये क्वालिटीज पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। कहते देखो तुम क्या होने चाहिए, टैक्ट। टैक्ट मतलब अपनी जो बात बोल रहे हो उस बात पे अड़े रहो। कॉशन, कॉशन मतलब सारा काम सावधानी से करो। बिहेवियर तुम्हारा फर्म होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इसकी बातों में भी आ गए उसकी बातों में भी आ गए। गुड टेम्पर के होने चाहिए, ऐसे गुस्से वाले नहीं होने चाहिए कि बात बात पे गुस्सा करते हो, नहीं। ऑनेस्ट होने चाहिए, इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी। डिस्क्रिशन मतलब अपना जो जजमेंट से हिसाब से काम करो। इंडस्ट्री जजमेंट, इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए तुम में। सही दिमाग, क्लियर हेडेड होने चाहिए। रिलायबिलिटी, रिलायबल आदमी होने चाहिए, ऐसे नहीं झूठे आदमी हो तुम पे कोई विश्वास ही नहीं करता, ऐसा नहीं। ये सारे क्वालिटीज एक ऑडिटर में होने चाहिए। कहते हैं ये सारे जो पर्सनल क्वालिटीज है ना, दैट गो टू मेक अ गुड बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट टू मेकिंग अ गुड ऑडिटर। कहता है ये सारे क्वालिटीज एक गुड बिजनेसमैन में होते हैं, ये सारे क्वालिटीज एक ऑडिटर में भी होने चाहिए, सो दैट वो गुड ऑडिटर हो। कहता है फर्म होना, तुम्हारा ऐसे नहीं कि ये बोलता है तो इसकी बातों में आ गए, पेशेंस है ही नहीं, टेम्पर लूज कर जाते हो तुम, रिलायबल आदमी नहीं हो, ऑनेस्टी नहीं है। तो कहता है ये सारे क्वालिटीज, पर्सनल क्वालिटीज एक गुड बिजनेसमैन के होते हैं। तो ये गुड बिजनेसमैन के क्वालिटीज एक ऑडिटर में भी होने चाहिए, सो दैट वो एक गुड ऑडिटर हो, है ना। ठीक है, अब क्या कहता है, ही मस्ट हैव द शाइन ऑफ कल्चर फॉर अटेनिंग ग्रेट हाइट। मतलब तुम में एक उत्सुकता होनी चाहिए, मेरे को हिंदी में नहीं पता शाइन ऑफ कल्चर मतलब तुम में एक वो क्या होता है, तुम में एक उत्सुकता होनी चाहिए नई हाइट्स को अचीव करने की, मतलब नई ऊंचाइयों को छूने का, नई ऊंचाइयों को छूने की तुम में वो होनी चाहिए। क्या उत्सुकता ही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे बेटा बताना जरा। नए ऊंचाइयों को छूने की क्या होनी चाहिए, एंथुजियाज्म, जज्बा। हाँ ये राइट वर्ड है, चिंटू ने बोल दिया मैडम जज्बा, वेरी गुड बेटा। नई ऊंचाइयों को छूने का जज्बा होना चाहिए तुम में। अचीविंग ग्रेट हाइट्स, शाइन ऑफ कल्चर फॉर अचीविंग ग्रेट हाइट्स। ऊर्जा, अच्छा ठीक है, हम सिनोनिम नहीं खेल रहे। ऊर्जा, एंथुजियाज्म, जज्बा, हाँ ठीक है समझ गई मैं, तुम समझ गए ना बस। कहता देखो आप में हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब तुम एक ऑनेस्ट आदमी होने चाहिए, मतलब ऑडिटर का ऑनेस्ट होना जरूरी है। बैक्ड बाय एडिक्वेट इंडिपेंडेंस, मतलब तुम ऑनेस्ट तो होने ही चाहिए, इंडिपेंडेंट आदमी भी होने चाहिए, ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है। कहता है तुम ऑनेस्ट तो होने ही चाहिए, वो तो होना ही है, उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। कहता है ऑडिटर हु होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। ऑडिटर तुम पे बहुत लोग विश्वास करते हैं, तुम्हारी जो पोजीशन है ना ट्रस्ट की है, मतलब तुम पे बहुत लोग विश्वास करते हैं, तो तुम में बेसिक ह्यूमन क्वालिटी तो होनी चाहिए कि तुम ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी आदमी हो, ये बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज तो होनी चाहिए। उसके अलावा टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी जरूरी है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग अभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग करोगे क्या? सीए इंटर के बाद आर्टिकलशिप करोगे तो वो क्या होगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और अभी जो तुम पढ़ रहे हो वो क्या ले रहे हो, एजुकेशन, सीए इंटर, सीए फाउंडेशन, सीए फाइनल। तो ऑडिटर बनने के लिए एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दोनों जरूरी है। कहता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी होने चाहिए, दैट इज मतलब कहता है ये बेसिक ह्यूमन क्वालिटी तो अपनी जगह है, ऑनेस्ट होना, ऐसे तो सारे आदमी ऑनेस्ट हैं, इंडिपेंडेंस होना ये तो है ही। टेक्निकल रिक्वायरमेंट दैट इज एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है देखो ऑडिटर क्या करता है, क्रिटिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, रिव्यू करता है। तो ये ऑब्वियस है कि ऑडिटर की नॉलेज एक्सपर्ट वाली होनी चाहिए। कहता है देखो ऑडिटर तुम्हारा काम बहुत क्रिटिकल काम है, तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हो तो तुम्हारा नॉलेज एक्सपर्ट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर का काम होता है, जैसे सर्जन है, अगर कोई सर्जन का काम है कि वो तुम्हारा पेट खोलेगा, सर्जरी करेगा तो पेट काटेगा, लंग्स की सर्जरी हो रही है, किडनी की, अब मान लो उसने काट तो दिया, उसको सिलना नहीं आता है, चल जाएगा क्या? हाँ, वो कह रहे हैं मैडम मेरे को आधा आधा आता है, मेरे को आधा आधा, मैंने आधा आधा सीखा था, मेरे को काटना पीटना आता है, वापस सिलाई करना नहीं आता है, चलेगा क्या? डॉक्टर ऐसा कोई डॉक्टर को ऐसा काम करने देगा क्या? कोई लाइसेंस मिलेगा क्या उसे? नहीं। वैसे ही ऑडिटर है बेटा, तो ऑडिटर कह रहा है कि मेरे को थोड़े बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं। अरे क्या तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करने जा रहे हो, तुम्हारी नॉलेज एक एक्सपर्ट जैसी होनी चाहिए। हाँ, तुम्हारी नॉलेज एक एक्सपर्ट जैसी होनी चाहिए, ठीक है, ओके। एग्जॉस्टिव नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की, अकाउंट्स आना चाहिए तुम्हें इन ऑल इट्स ब्रांचेस,
इज द साइन को नॉन ऑफ द प्रैक्टिसिंग ऑफ ऑडिटिंग, मतलब बेसिक एसेंशियल, साइन को नॉन मतलब एसेंशियल। कहता है तुम्हें अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग टेक्निक्स की नॉलेज होनी चाहिए। कहता है ऑडिटर अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग टेक्निक्स सब पता होना चाहिए। तुम्हारी नॉलेज एक एक्सपर्ट जैसी होनी चाहिए। और बेसिक ह्यूमन क्वालिटी अपनी जगह है, फर्म, गुड टेम्पर वगैरह अपनी जगह है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन होना चाहिए। तुम ऑनेस्ट आदमी होने चाहिए विद हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एक अच्छे ऑडिटर के क्वालिटीज। तो मुझे एक बात बताओ, इसको पढ़ो। कभी कभी ये सवाल आ जाता है एग्जाम में, मैडम इस पे सवाल आ जाता है क्या? हाँ, कभी कभी पूछ लेते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो डांस कर देना। कहाँ? बेंच पे खड़े होके। चलो आओ, इसको पढ़ो, स्क्रीन पे जो लिखा है, स्क्रीन पे जो लिखा है उसको पढ़ो, फिर जब हो जाए तो बोलना डन डन आडन डन। ठीक है, चलो पढ़ो। मैम इन्विजिलेटर बाहर निकाल देगा डांस करेंगे तो। अरे इमेजिन कर लेना, मन में डांस कर लेना, थोड़ा इन्विजिलेटर के साथ भी कर लेना डांस, तो नहीं निकालेगा। उसके साथ भी भंगड़ा कर लेना, कोई नहीं, उसको भी करवा देना। ठीक है, फिर नहीं निकालेगा बाहर। पता चला मैडम हमारे साथ साथ इन्विजिलेटर भी बाहर निकल गया। कोई नहीं, यही जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। डन हो गया, वेरी गुड। तो सारा वही, ये इसमें क्या है, तुमको मेरे को एक बात बताओ, जेंडर डिफरेंट हुआ तो क्या भंगड़ा जेंडर बेस्ड होता है क्या आजकल? है क्या लड़कियां भंगड़ा नहीं कर सकती हैं? कह रहे जेंडर जेंडर डिफरेंस हुआ तो जेंडर डिफरेंस से भंगड़ा का क्या लेना देना, सब कर सकते हैं रे। इधर आओ, क्वालिटीज पढ़ लिया क्या सबने? तो मुझे बताओ सारे गुड बिजनेसमैन वाले क्वालिटी, इंटीग्रिटी विद इंडिपेंडेंस होना चाहिए, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए किसकी, अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग टेक्निक की। तुम्हारी नॉलेज एक एक्सपर्ट वाली नॉलेज होनी चाहिए। समझ गए? ओके मैडम, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सारो है, बहुत सारो है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, कभी कभी इस पे सवाल आ जाता है, बताओ ऑडिटर के क्या क्वालिटीज होते हैं। तो क्या क्वालिटी होते हैं, तो ठीक है। दीक्षा कह रही है टैक्ट मतलब क्या होता है? टैक्ट, टैक्ट मतलब होता है अपनी बातों पे रहना। ठीक है, देखो एक बात बताओ, मैं तुम्हारी टीचर हूं, मैं तुमको पूरे दिन डांटती रहती हूँ, पूरे दिन तुम्हारे में नुक्स निकालती रहती हूँ, तुम मुझे लाइक करोगे क्या? मैं लाइकेबल बनूंगी क्या? तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें पूरे दिन डांटती हूँ, पूरे दिन है, पूरे दिन, तो मतलब मेरा बिहेवियर टैक्ट नहीं है, गुड सेंस नहीं है मेरे में। टैक्ट होना मतलब गुड सेंस होना, अपनी बातों पे टिके रहना, लोगों को क्या अच्छा लगता है उस तरह से बात करना, राइट? उसे कहते हैं टैक्ट होना, एक गुड सेंस होना आदमी में। अपना क्वालिटीज लिख के आ जाना। हाँ, मतलब अपना मतलब मेरा क्वालिटीज लिख कर आना है तुम्हें। जब भी क्वेश्चन पूछे ना ऑडिटर के क्वालिटीज क्या होते हैं, तुम मेरे को याद कर लेना, तुमको ये सारी चीजें याद आ जाएगी कि एक एक पॉइंट सब मेरे से रिलेटेड है। ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी है, एजुकेशन भी किया हुआ है, अकाउंटिंग भी आती है, एक्सपर्ट वाली नॉलेज भी है, और तुमको पता ही है मैं बहुत क्लियर हेडेड हूँ, पेशेंट हूँ, टैक्ट हूँ। तो बेसिकली तुम मुझे याद करके सारे क्वालिटीज लिख सकते हो। समझ गए तुम? मैडम ओके मैडम, वेरी गुड बेटा, आजा चल इधर आ जाओ। चलो अब सारे बच्चे आ जाओ। ओके मैडम, वेरी गुड बेटा। मैं तुम्हें अब पता है आगे ये चैप्टर क्या पढ़ाऊं, तुमको ये पूरा चैप्टर आता है। कहता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स इशू किए हुए हैं, जैसे कि जब आप ऑडिट करोगे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की, तो आप कैसे करोगे? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करोगे। जब आप रिव्यू करोगे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की, तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के हिसाब से करोगे। जब आप अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, कहता है जब आप अश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे
ऑन अदर देन ऑडिट एंड अदर देन रिव्यू, मतलब अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को चेक करोगे, मतलब जब आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करोगे या इंटरनल कंट्रोल को अश्योरेंस दोगे, तो ऐसे केस में आप कैसे काम करोगे, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट के हिसाब से करोगे। एंड रिलेटेड सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज मतलब ये वाले नॉन अश्योरेंस, एक मिनट इधर गया, रिलेटेड सर्विसेज मतलब ये नॉन अश्योरेंस रिलेटेड। मान लो तुमको बुलाया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, नॉन अश्योरेंस बेस्ड सर्विसेज, ये आप कैसे प्रोवाइड करोगे, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, इसके ऊपर स्टैंडर्ड्स इशू किए हुए हैं कि ऑडिटर या प्रैक्टिशनर जब तुम रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो कैसे प्रोवाइड करोगे, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। कहते हैं मान लो तुम्हें बुलाया गया है कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए, कंपाइलेशन मतलब तुम्हें बुलाया गया है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद कर दो या हमें और कोई कंसल्टेंसी एडवाइजरी दे दो, तो तुम कैसे करोगे, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज के बारे में के हिसाब से काम करोगे। तो ये सब तुमको पता है क्या ऑलरेडी? हाँ, मुझे बताओ, मैंने कोई नई बात बोली क्या? ऑडिट करोगे कैसे करोगे, ऐसे के हिसाब से। रिव्यू करोगे कैसे करोगे, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के हिसाब से। अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस दे रहे हो तो कैसे करोगे, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट के हिसाब से। अब तुम कोई रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद कर रहे हो, मतलब कंपाइलेशन एंगेजमेंट, या और कोई कंसल्टेंसी वगैरह दे रहे हो तो कैसे दोगे, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज के हिसाब से। अच्छा, वेरी वेरी गुड। अब एक एक करके बेटा ये डिस्कस्ड है, ये नीचे भी डिस्कस्ड है, हम इसे नीचे भी पढ़ेंगे। पहले इधर आ जाओ, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी चार्ट में बताई गई है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कब अप्लाई होता है बेटा, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आप कब फॉलो करते हो, कब अप्लाई होता है, व्हेन यू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हेन एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑडिट्स दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो क्या फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कब अप्लाई होता है, इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। अब एक लाइन को 15 तरीके से बताएंगे, एक बार कान ऐसे पकड़ेंगे, एक बार कान ऐसे पकड़ेंगे, फिर एक बार ऐसे घुमा के कान पकड़ेंगे, देखना। तो कहता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कब अप्लाई होता है, व्हेन यू ऑडिट। कहता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कब अप्लाई होता है, व्हेन यू ऑडिट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो ऑडिट तो वैसे भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की होती है। अच्छा, दीज आर हाई क्वालिटी बेंचमार्क्स टू बी फॉलोड बाय ऑडिटर इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है ये हाई क्वालिटी बेंचमार्क्स हैं, ये हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें ऑडिटर को फॉलो करना है जब वो क्या करेगा, ऑडिट करेगा। तो इसमें क्या नई बात बोल रहा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक ही बात को पहले कह रहा है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई होगा जब तुम ऑडिट करोगे। अच्छा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई होगा जब तुम ऑडिट करोगे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की। फिर क्या कह रहा है, ये हाई क्वालिटी बेंचमार्क है जो ऑडिटर फॉलो करता है ऑडिट करने के दौरान। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट। अभी तुम ये नहीं पढ़ोगे क्योंकि ये पूरा सिलेबस है तुम्हारा, आगे पूरे सिलेबस में तुम अलग अलग चीजें पढ़ोगे। तो कहता है देखो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैव बीन इशूड, हर चीज पे स्टैंडर्ड इशू किया गया बेटा। जैसे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, ये तो तुम्हें पता ही है, ऐसे 200। इसके अलावा तुमने अभी कोई ऐसे पढ़ा नहीं है, पर आगे तुम सब पढ़ने वाले हो। ऑडिट डॉक्यूमेंट ये वगैरह, इन सब पर ऐसे इशूड है, ये आगे जाके तुम पढ़ने वाले हो। अभी मैं डिस्कस भी नहीं करूंगी, ये स्टैंडर्ड्स आगे आएंगे फ्यूचर में। तो कहता है जब हर चीज पे कहता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड है ऑन वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। मतलब ऑडिटिंग को लेकर हर एक चीज के ऊपर स्टैंडर्ड्स इशूड है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे लेकर ऑडिटर को क्या डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, कैसे ऑडिट करनी है, कैसे ऑडिट को प्लान करना है, कैसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, कैसे ओपिनियन देना है, सबके ऊपर स्टैंडर्ड्स इशूड है। ये तुम्हारे पूरे सिलेबस में ये स्टैंडर्ड्स कवर होंगे, पूरे के पूरे सिलेबस में ये सारी चीजें तुम अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो कहता है दे कवर ऑल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है जब ऑडिट करोगे तो हर एक एस्पेक्ट के ऊपर स्टैंडर्ड्स इशूड है, स्टैंडर्ड्स आर इशूड ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो अब ये पूरे ऑडिट में कवर होगा, ये सारे के सारे पूरे सिलेबस में ये चीजें कवर होगी। तो कहता है देखो, जब तुम ऑडिट करते हो
तो तुम किस हिसाब से करते हो? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से। जब तुम ऑडिट करते हो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की तो कैसे करते हो? स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये क्या होते हैं? हाई क्वालिटी बेंचमार्क। जो कौन फॉलो करता है? ऑडिटर फॉलो करता है। ऑडिट के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर स्टैंडर्ड्स इशू किए हुए। अब कुछ एग्जाम्पल है, मैडम ये एग्जाम्पल हमें याद करने हैं क्या? नहीं, ये अपने आप याद हो जाएंगे, ये सारे आपके सिलेबस में आएंगे आगे। इन सब पे पूरी पूरी कहानी तुम पढ़ने वाले हो। अभी तुमको कुछ याद नहीं करना, अपने आप फ्यूचर में याद हो जाएगा। अभी तुमको सिर्फ ये याद रखना है, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स। ये तो तुमने पढ़ाई है। ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का जब वो ऑडिट करता है। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग क्वेश्चन में आए तो बस इतू सा लिखना होगा? नहीं बेटा, इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं। पहली बात तो मौसमी हर एक मतलब अभी तुमने सिर्फ ऐसे 200 पढ़ा है, अभी ऐसे 210, ऐसे 220, ऐसे 230, ऐसे 320, ऐसे 300, ऐसे 500, 510, 520, 530, 550, 560, 570, 580, 700, 701, 705, 706, 710, ये सारे एसेज आने वाले हैं। तो तुमको ये कोई नहीं पूछेगा, तुमको इंडिविजुअल एसेज पे सवाल आएंगे। अब वो कैसे आएंगे वो आगे सीखोगे। अभी तो ये बेसिक बातें कह रहा है। स्टैंडर्ड क्या होता है कह रहा है। ये सारे स्टैंडर्ड तुम्हारे, ये सारे की सारी जो चीजें लिखी हुई है ना, ये सब तुम्हारे सिलेबस में कवर होंगी एक एक करके। ये सारे स्टैंडर्ड अलग अलग चैप्टर्स में तुम पढ़ोगे। ये चैप्टर्स सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं जिनमें ये सारे स्टैंडर्ड्स कवर होंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मौसमी गलती नहीं होगी बेटा, ठीक ही सवाल पूछा है तुमने। ओके, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होता है तुम्हें ये पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मतलब वो स्टैंडर्ड्स जो ऑडिटर फॉलो करता है जब ऑडिट करता है, राइट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये तुमको ऑलरेडी पता है क्या? स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट क्या होता है? एसआरई क्या होता है? जब तुम रिव्यू करोगे, ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं जब तुम रिव्यू करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। रिव्यू मतलब जब आप लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, रिव्यू मतलब लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, जब आप लोअर लेवल का अश्योरेंस देते हो देन ऑडिट। ऑडिट में तो रीजनेबल अश्योरेंस देते हो, रिव्यू में लोअर लेवल का अश्योरेंस देते हो, तब आप क्या फॉलो करते हो? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। आप जब रिव्यू करते हो तो फ्यू प्रोसीजर्स करते हो एज कंपेयर टू ऑडिट। जब आप रिव्यू करते हो तो ज्यादा प्रोसीजर करते हो क्या? नहीं, फ्यू प्रोसीजर करते हो और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करते हो। कहता है रिव्यू में आप फ्यू प्रोसीजर्स करके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं एंड लोगों को, यूजर्स को अश्योरेंस देते हो। ठीक है, जैसे कि आप जब रिव्यू करते हो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसी को भी रिव्यू करना, जैसे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना, हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना, तो ये क्या है? रिव्यू। तो मुझे बताइए सबको पता है क्या? मैंने कुछ यहाँ पे नई बात पढ़ी है क्या? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू मतलब क्या? Whenever you review, what is review? Review is a limited assurance engagement. When you provide lower level of assurance, यहाँ पे few procedures करते हो and sufficient appropriate audit evidence obtain करते हो। मुझे बताओ कोई नई बात यहाँ पे बोली है क्या? वही बात जो हमने चार्ट में पढ़ी थी, वही बात जो मैंने तुम्हें चार्ट में एक्सप्लेन की थी। मैम प्लीज अपलोड कंप्लीट रिविजन ऑफ ऑडिट ऑफ आइटम्स। हाँ मोहम्मद अबू कलाम बेटा, I hope you have taken my regular classes and I hope you have access to all my classes. तो आपको रिवीजन, मेरे रिवीजन की जरूरत ही नहीं है अगर तुमने मेरे क्लासेस लिए हैं बेटा, अबू, है ना। चलो, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। सारे बच्चे मैडम यूट्यूब पे सब डाल दो मैडम यूट्यूब पे हैं। मैं देखती हूँ बच्चे क्या करते हैं, मैंने जो चैप्टर्स डाल दिए हैं ना यूट्यूब पे, वो तो हमें आते थे, जो नहीं डाले होते ना यूट्यूब पे रिविजन्स, बच्चे कहते हैं वही हमें पढ़ने हैं। क्यों? ताकि हाँ सारा सिलेबस ही एक काम करती हूँ, सारी की सारी क्लासेस को यूट्यूब पर ही अपलोड कर देते हैं, काम ही खत्म, है ना। हाँ बेटा, घर भी तो चलाना होता है ना बेटा, है? हर आदमी को घर भी तो चलाना है। कैसे करेगा आदमी बताओ, इस महंगाई के जमाने में कैसे कोप अप करे। चलो आओ, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। कहता जब तुम रिव्यू करोगे तो क्या फॉलो करोगे? रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू क्या होता है? रिव्यू एक लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। रिव्यू एक लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। रिव्यू में तुम लोअर लेवल का अश्योरेंस देते हो। रिव्यू में आप कम प्रोसीजर करते हो, फ्यू प्रोसीजर करते हो। रिव्यू में आप फ्यू ऑडिट प्रोसीजर्स, फ्यू प्रोसीजर्स करके
सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करते हो। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, जैसे रिव्यू एंगेजमेंट्स के एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल याद रख लेना, SRE 2400 किस पे बात करता है? एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक एग्जाम्पल याद कर लेना। देखो स्टैंडर्ड्स के तो एग्जाम्पल तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे ऑडिट में हम स्टैंडर्ड्स ही पढ़ने वाले हैं, रिव्यू आपके सिलेबस में नहीं है। एक रिव्यू का एक एग्जाम्पल याद करके रख लेना, इन केस अगर क्वेश्चन आ जाए और तुमको बोल दे एग्जाम्पल देने के लिए, तो तुम्हें एक एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। तो SRE 2400 किस पे है? एंगेजमेंट्स टू रिव्यू हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, एंगेजमेंट्स टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, SRE 2400 एक SRE एक एग्जाम्पल याद रखो। ओके, चलो अब ये क्या है, ये भी मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हो। स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, ये किस पे होता है? ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं इन दोज एश्योरेंस एंगेजमेंट्स व्हेन यू आर चेकिंग अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब आप हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन नहीं, अदर देन हिस्टोरिकल चीजों पे अश्योरेंस दे रहे हो, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अश्योरेंस ऑन अदर देन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, तो कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे? स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर एग्जामिनिंग प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन, राइट? तो कहता है ये उस तरीके का अश्योरेंस एंगेजमेंट है जहां पे आप हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन नहीं कर रहे। ये एंगेजमेंट हो सकता है आप प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हो सकता है आप किसी नॉन फाइनेंशियल मैटर को एग्जामिन कर रहे हो, उस पर अश्योरेंस दे रहे हो। जैसे आप इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन या ऑपरेशन को चेक कर रहे हो। सारे बच्चे, सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है चार्ट के अंदर। स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट ये कब अप्लाई होता है? when you are providing assurance on other than historical information, like for example when you are examining prospective financial information or when you are examining design and operation of internal control। मेरे को एक बात बताओ, ये तो फाइनेंशियल मैटर हो गया, प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस देना ये तो फाइनेंशियल मैटर हो गया, पर इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन और ऑपरेशन को चेक करना ये नॉन फाइनेंशियल मैटर है। तो कहता है इस अश्योरेंस एंगेजमेंट में हो सकता है कि तुम कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हो जैसे ये, या हो सकता है आप अश्योरेंस किसी नॉन फाइनेंशियल मैटर पे दे रहे हो जैसे ये, है ना? सब सिंपल है, ऑलरेडी तुमने पढ़ा हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था कल की क्लास अगर तुमने देख ली तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एक ऐसे ही याद रखो, ऐसे ही 3400, यहां पे क्या था? 2400 रिव्यू पे। 3400 किसके बारे में बात करता है? एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक ऐसे ही याद करो। देखो स्टैंडर्ड्स तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये तो सारे सिलेबस में आने ही वाले हैं, पर SRE वगैरह तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो एक एक SRE का एग्जाम्पल याद रख लेना। SRE 2400, यहाँ पे SRE 3400 विच इज ऑन एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। सब याद है? आगे बढ़ू बेटा। तो ये एक एक चीज को बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो तुमने पढ़ा था ना एक एक चीज, उसको एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होता है, उसे एक्सप्लेन कर रहा है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई होगा जब तुम ऑडिट करोगे। ऑडिट मतलब जिसमें तुम रीजनेबल अश्योरेंस देते हो। ऑडिट किसकी होती है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है। रिव्यू, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट मतलब जब तुम रिव्यू करोगे। रिव्यू मतलब लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। रिव्यू किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है। रिव्यू में तुम कम ऑडिट प्रोसीजर्स करते हो एंड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करते हो। स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब जब तुम हो सकता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करो, इंटरनल कंट्रोल को चेक करो, मतलब अदर देन हिस्टोरिकल चीजों को चेक करो। अब आ गया स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, मतलब इस पे स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, राइट? मैम ऑडिट के एग्जाम में बुक वाली लैंग्वेज लिखनी होती है क्या? काफी लोगों से सुना है ऐसा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बुक वाली लैंग्वेज तुम्हें पूरी की पूरी लैंग्वेज बुक वाली याद हो सकती है क्या? सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या तुम्हें बुक वाली लैंग्वेज याद हो सकती है? मतलब ऐसा नहीं है कि तुम एकदम फालतू लैंग्वेज में लिख कर आ जाओ। अब मुझे बताओ, जहां पे तुम्हें यह लिखना है ऑडिटर will provide
रीजनेबल अश्योरेंस। तो अब तुम्हें ये वर्ड तो लिख कर आना ही पड़ेगा ना, रीजनेबल अश्योरेंस। इसकी जगह तुम कुछ और वर्ड लिख सकते हो क्या? नहीं। तो ये कीवर्ड्स तो तुम्हें लिखने ही पड़ेंगे। इसी के लिए मैं, पता नहीं ये डाउट क्यों आया है आपके दिमाग में दक्ष बेटा, इसी के लिए तो मैं तुम्हें हैंड रिटन नोट्स दूंगी। ये हैंड रिटन नोट्स तुम्हें क्यों दिए जा रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, इसमें सारे कीवर्ड्स हैं, इनको यूज करके आप अपने आंसर्स को लिखो। क्या मैं जब ये आपको ये पढ़ाती हूँ, हैंड रिटन नोट से पढ़ाती हूँ, क्या एग्जैक्ट बुक की कॉपी लिखी हुई होती है यहाँ पे? नहीं, मैंने अपनी लैंग्वेज में ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, पर यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स यूज किया है। अब प्रैक्टिशनर वर्ड की जगह तुम कोई और वर्ड तो नहीं यूज कर सकते ना, प्रैक्टिशनर ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब जहां पे मान लो तुम्हें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस यूज करना है, वहां तो यही यूज करना पड़ेगा। तुम एविडेंस की जगह कोई दूसरा वर्ड थोड़ी यूज कर सकते हो, राइट? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जहां पे लिमिटेड अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस वर्ड लिखना है, वहां तो यही लिखना पड़ेगा, उसकी जगह और कुछ क्या लिख सकते हो? तो ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है। जैसे तुम्हें क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है क्या? हाँ, तो बेसिक है बेटा, कीवर्ड्स को यूज करो। ये हैंड रिटन नोट्स तुम्हारे लिए क्यों बनाए हैं मैंने? ताकि तुम लिखना भी सीखो। इसमें मैंने सारे कीवर्ड्स डाल दिए हैं। तो इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए अगर आप आंसर्स को लिखते हो, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए आंसर्स। क्या बुक की लैंग्वेज याद हो सकती है? अच्छा, मुझे बताओ यहां पे क्या लिखूं? ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम। ऑडिटर क्या ऑब्टेन करता है? ऑडिट में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम। तुम क्या लिखोगे मुझे बताना, क्या लिखोगे? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने ऐसे 200 पढ़ा है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रीजनेबल अश्योरेंस। मतलब एक ऑडिटर इतनी चेकिंग करेगा कि वो अश्योर हो जाए दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। अब इसकी जगह कुछ और लिख सकते हो क्या? नहीं, ये कीवर्ड है और ये कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली तुम्हें याद हो जाएंगे। आज तो सिर्फ 5th क्लास है बेटा, धीरे धीरे ये वर्ड्स पूरे ऑडिट में रिपीट होंगे। ये मटीरियल, ये मिसस्टेटमेंट, रीजनेबल अश्योरेंस, ये वर्ड्स पूरे के पूरे 11 चैप्टर्स में रिपीट होने वाले हैं। तो ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में चले जाएंगे। मतलब मुझे तुम्हें ये वर्ड्स याद नहीं कराने होंगे, तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, राइट? क्यों आ जाएंगे? क्योंकि पूरे ऑडिट में ही ये वर्ड्स हैं, 11 के 11 चैप्टर्स में वो कॉमन वर्ड्स यूज हो रहे हैं। कमोद यादव, मैम नेपाल से बैच कैसे परचेज करें? बेटा आई थिंक यू विल नीड क्रेडिट कार्ड। कमोद यादव, वेरेवर बेटा, अगर आप नेपाल में हो और अगर आप इंडिया में क्लासेस वगैरह परचेज कर रहे हो या कोई भी परचेजेस करते हो, तो उसके लिए आई थिंक आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है। कमोद, ठीक है, ओके। और बाकी हैंड रिटन नोट्स तो है ही ना। ये हैंड रिटन नोट्स क्यों दे रही हूं तुम्हें? डांडिया खेलने के लिए नहीं दे रही हूं। इसका पेज फाड़ फाड़ के तुम्हें नाव नहीं बनानी है, पानी में चलाने वाली नाव नहीं बनानी है। इससे तुम सीखोगे इजी लैंग्वेज में कैसे लिखना है। समझ में आ रहा है ना? कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैम जो हैंड रिटन नोट्स देगी ना, उस पीडीएफ के पेज फाड़ के बोट बना लेंगे हम, हैं? बोट नहीं बनाना है, पढ़ना है उसमें से। चलो इधर आओ। इधर आओ। स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ये क्या है? ये भी तुम्हें पता है। ये क्या है? कहता देखो, ऐसी एंगेजमेंट्स भी होती है, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट्स नहीं होती, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स है। कहता है ऐसी एंगेजमेंट्स जिसमें प्रैक्टिशनर को कॉल किया गया है टू असिस्ट मैनेजमेंट। कहता है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज कब अप्लाई होगी? स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज कब अप्लाई होंगे? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज अप्लाई होते हैं इधर, जब आपको कोई ओपिनियन वगैरह नहीं देना है। नॉन अश्योरेंस रिलेटेड, ये तो अश्योरेंस वाला था जिसमें SASRE था। कहता है नॉन अश्योरेंस रिलेटेड, जैसे मान लो तुमको मैनेजमेंट ने बुलाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, तो ये काम तुम कैसे करोगे? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज के हिसाब से करोगे। किसके हिसाब से करोगे? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज के हिसाब से। तो कहता है ये ऐसी एंगेजमेंट्स हैं, अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, ये नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं। यहां पे कोई ओपिनियन नहीं देना। तो कहता है ये ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें प्रैक्टिशनर ने तुम्हें
प्रैक्टिशनर को बुलाया गया है कि तुम मैनेजमेंट की मदद करो इन प्रेपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तुमको कोई अश्योरेंस देना है क्या? विदाउट ऑब्टेनिंग अश्योरेंस, तुमको कोई ओपिनियन देने के लिए नहीं बुलाया है। मतलब यू आर नॉट कॉल्ड टू गिव एश्योरेंस, तुम्हें अश्योरेंस नहीं देना, तुम्हें कोई ओपिनियन नहीं देना, यू आर जस्ट कॉल्ड टू हेल्प मैनेजमेंट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? ओके, सच टाइप ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स, इनको क्या कहते हैं? कंपाइलेशन एंगेजमेंट, कंपाइल करने में मदद करना। कंपाइल मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करना, उसे कहते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स। मतलब तुम्हें बुलाया गया है कि इधर आओ, मैनेजमेंट की मदद करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। यू आर नॉट कॉल्ड टू गिव अश्योरेंस, तुम्हें ओपिनियन देने के लिए बुलाया ही नहीं, तुम्हें तो सिर्फ कंपाइल करने के लिए बुलाया गया है। तो ये टाइप के एंगेजमेंट्स रिलेटेड सर्विसेज के कैटेगरी में फॉल करते हैं। सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिलेटेड सर्विसेज। और प्रैक्टिशनर इशूज अ रिपोर्ट क्लियरली स्टेटिंग इट्स नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। नो ओपिनियन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड, यहां पे कोई ओपिनियन नहीं देना है। कहता है आप बस मदद करने आए हो, यहां पे कोई ओपिनियन नहीं देना है। यहां ये अश्योरेंस एंगेजमेंट है ही नहीं, यहाँ ये रिलेटेड सर्विसेज हैं। तुम्हें ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट मतलब रिलेटेड सर्विसेज है, तुम्हें बुलाया गया है क्या कि मदद कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में। ठीक है, these standards apply in engagements to perform agreed upon procedures। तुमसे अग्री करवाया गया कि तुम मदद करवाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, या तुम मदद करोगे एसेट लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करने में, तुम मदद करोगे सेगमेंट रिपोर्टिंग करने में। तो कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। जैसे जैसे देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, कहते तुम्हें बुलाया गया है अकाउंट पेबल रिकॉर्ड करवाने में, अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड करवाने में, रिलेटेड पार्टी से परचेजेस हुए हैं उन्हें रिकॉर्ड करवाने के लिए बुलाया गया है। तुम्हें सेल प्रॉफिट ऑफ सेगमेंट ऑफ एन एंटिटी, सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया है। हो सकता है तुम्हें कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट पीएनएल बनाने के लिए बुलाया गया हो। तो मतलब तुम्हें बुलाया गया है टू परफॉर्म अग्रीड सेट ऑफ प्रोसीजर्स, कोई सर्टेन सेट ऑफ प्रोसीजर्स करने के लिए तुम्हें बुलाया गया। यू आर कॉल्ड अपॉन, ये ऐसे एंगेजमेंट्स होते हैं जिसमें तुम्हें बुलाया गया है टू परफॉर्म अग्रीड सेट। मतलब तुम्हें बोला गया यार इस रिलेटेड सर्विसेज को रिकॉर्ड करने में मदद करा दो, या सेल्स प्रॉफिट ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग में मदद करवा दो, या तुम्हें बोला गया कि अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल रिकॉर्ड करने में मदद करवा दो। तो मतलब तुम्हें बुलाया, हाँ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाने में मदद करा दो। तो यू आर कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म अग्रीड प्रोसीजर, कोई अग्रीड काम करने के लिए बुलाया गया है। जैसे मान लो तुम्हें बुलाया गया हो सकता है कि हेल्प मैनेजमेंट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, ये अश्योरेंस एंगेजमेंट है ही नहीं, ये रिलेटेड सर्विसेज है। इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ रिलेटेड सर्विसेज। और आप क्या फॉलो करते हो? दीज टाइप ऑफ सर्विसेज आर कॉल्ड रिलेटेड सर्विसेज, एंड इसमें आप स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज फॉलो करते हो। ये ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज हैव बीन इशूड, जो प्रैक्टिशनर फॉलो करता है। ठीक है, तो इस पे भी एक याद रख लेना, एक एसआरएस याद कर लेना, एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। एक एग्जांपल याद रख लेना, जैसे एसआरई का एक एग्जांपल याद किया था तुमने, एसआरई 2400, यहां पे तुमने याद किया था 3400 एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन। यहां पे याद रख लो एसआरएस 4400 एंगेजमेंट टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैम एसआरई भी आईसीआई देते हैं, यस। तो कहता है ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू एंगेजमेंट, अश्योरेंस एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विसेज आर नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। These engagement standards are issued under the authority of ICAI. ICAI द्वारा issued है, right? कि ऑडिटर प्रैक्टिशनर जो भी है, जब वो ऑडिट करेगा, रिव्यू करेगा, रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा, ये सब किस द्वारा इशूड है? ICAI द्वारा इशूड है। ICAI ने ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं। ठीक है, अरे कोई भी याद कर ले बेटा, ये कर ले। 4400 मैंने क्यों बोला? क्योंकि वो सिंक में है। 4400 मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो जल्दी याद हो जाएगा। क्यों? देखो 2400, 3400 एंड 4400 ऐसे याद हो जाएगा। ये SAE, ये है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड SRS। 2400 किस पे है? जब तुम रिव्यू करते हो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की। 3400 किसको है? जब तुम अश्योरेंस प्रोवाइड करते हो, किस पे? ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 4400 किस पे है? एंगेजमेंट्स रिलेटेड टू, जब आप क्या प्रोवाइड करते हो?
अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, जो करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करते हो। तो ये एक एक याद रख लेना है। स्टैंडर्ड्स का तो एग्जाम्पल भी याद नहीं रखना है, इनके एक एक रख लो। व्हाट इफ इन केस पूछ ले। चलो चलो चलो, ब्रेक चाहिए, ये अभी नहीं पढ़ाएंगे। ये वाला पार्ट बेटा चैप्टर नंबर 11 में आएगा, मार्क कर लेना अपनी बुक में। ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, SQC ये चैप्टर 11 में आएगा, अभी नहीं होगा। ये चैप्टर 1 में कवर नहीं करेंगे, चैप्टर 11 में करेंगे। बहुत सिंपल है, चैप्टर 11 में आएगा, अभी नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट ऑफ द क्लास, ये 2 लास्ट पॉइंट है, बहुत सिंपल है। आज आपकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, आज मैं ब्रेक नहीं कर देती, कम चैप्टर ही कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है? कुछ है ही नहीं। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने ये चार्ट एक बार भी पढ़ा है ना, तो तुम अपने आप लिख सकते हो क्या? ये चार्ट अगर तुमको आता है, तो अगर तुमको कोई पूछे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या है, तो तुम बोलोगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग विल अप्लाई व्हेन यू विल डू द ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? An auditor will follow the auditing standards while auditing. What is review? Review मतलब when you will do review, you will follow standard on review engagement. Review मतलब जहाँ limited assurance दिया जाता है। Review मतलब where you perform few procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence. अच्छा, standard on assurance engagement मतलब जहां पे ऑडिटर अदर देन हिस्टोरिकल चीजें चेक करता है, जैसे प्रोस्पेक्टिव या ये। नॉन अश्योरेंस रिलेटेड मतलब जब आप स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज फॉलो करोगे, जैसे तुम्हें कंपाइलेशन के लिए बुलाया है, here you do not provide opinion, ये नॉन अश्योरेंस है, you do not provide any opinion, these are non assurance engagements, here you follow standard on related services, ठीक है? बहुत सिंपल है यार। अच्छा, अब तुम मेरे साथ ना यहां से पढ़ लो पहले, why are standards important? ये इसके ऊपर एक थियोरी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, है ना? यहां पे यही है, why are standards needed? स्टैंडर्ड्स की जरूरत ही क्यों है? अच्छा तुम बताओ, ये SA, SAE, SRE ये सब इशू करने की जरूरत क्या थी? ये सब इशू करने की क्या जरूरत थी? मैडम अगर स्टैंडर्ड्स इशू नहीं भी होते तो क्या बिगड़ जाता? सबसे बेसिक बात क्या है? यूनिफॉर्मिटी आएगी काम में। मतलब अगर ये काम आयुष करे, देवांशी करे, नीलेश करे, आंचल करे, सबका काम सेम तरीके से होगा। तो स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी, सब लोग एक तरह से काम करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, स्टैंडर्ड्स ऑडिट के क्वालिटी को इंप्रूव भी करता है क्या? प्रमोट्स ऑडिट क्वालिटी। मुझे बताओ, स्टैंडर्ड्स इशूड है तो एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश्ड है, सब लोग क्वालिटी के हिसाब से काम करेंगे। कोई भी काम, मतलब अगर एक स्टैंडर्ड इशू हुआ होता है तो आपको उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना पड़ेगा, मतलब क्वालिटी इंश्योर होगी। तो कहता है इट प्रमोट्स ऑडिट क्वालिटी। अच्छा मुझे बताओ, जब मुझे स्टैंडर्ड्स दिए जाएंगे तो मेरे को भी नॉलेज और स्किल्स आएंगे क्या? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ये इतने सारे एसेज पढ़ाऊंगी तो तुम्हारी नॉलेज और स्किल्स भी बढ़ेंगे क्या? तो कहते हैं स्टैंडर्ड्स से प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को नॉलेज और स्किल मिलता है। मतलब जब आप एसेज इशू करते हो ना, तो उन्हें पता चलता है काम कैसे करना है, तो उनको भी तो नॉलेज और उनका स्किल भी तो बढ़ता है। कहता है स्टैंडर्ड से प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को नॉलेज भी मिलती है, इट इक्विप्स देम विद नॉलेज, उन्हें नॉलेज मिलती है, उनका स्किल इंप्रूव होता है। पर्सनली मुझे जैसे मैं तुम्हें एसेज पढ़ा रही हूं, तो जब तुम एसेज पढ़ोगे तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, तुम्हारा स्किल्स इंप्रूव होगा, ठीक है? उसके साथ साथ काम में यूनिफॉर्मिटी आएगी, ऑडिट के क्वालिटी भी बढ़ेगा क्या? सारे एक हिसाब से, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करेंगे। यस, ओके। इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड हेंस मोर यूजफुल फॉर यूजर्स टू मेक डिसीजन। कहता है देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बढ़िया तरीके से बनेंगे, हेंस यूजर्स और भी अच्छे से अपने डिसीजंस ले पाएंगे। यूजर्स के लिए तो बेनिफिशियल ही है। कहता और ये जो स्टैंडर्ड्स इशू किए हुए हैं ना, इससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेंगे वो भी अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। इट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हेंस मोर यूजफुल फॉर यूजर्स के लिए और यूजफुल होगा टू टेक डिसीजंस।
अच्छा, मैं तुमको एक बात बताती हूँ बेटा। ये जो आईसीएआई ने एसेज इशू किए हुए हैं, आईसीएआई ने ये जो एसेज इशू किए हुए हैं इंडिया में, मान लो कि ऑडिट करना है तो एसेज के हिसाब से करना है, क्या ये इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पे जो ऐसे फॉलो हो रहे हैं उनको देख के बनाया है क्या? ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे जो एसेस, पूरी दुनिया में जो एसेस फॉलो हो रहे हैं उनको देखते हुए ही ये इंडियन एसेस बनाए गए हैं क्या? हाँ, पर देखो इंडिया में, इंडिया के लोग अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है, इंडिया के कस्टम्स अलग है, इंडिया के लॉज अलग है, इंडिया के टैक्स लॉज अलग है, इंडिया में मतलब हमारे कंट्री की इकोनॉमी को देखते हुए ये एसेस बनाए गए हैं। किसके हिसाब से? ग्लोबल प्रैक्टिसेस के हिसाब से। मतलब ग्लोबली जो दुनिया में फॉलो हो रहा है उसको हम कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश का कानून अलग है, हमारे देश के कस्टम्स अलग है, पर उनको रेफरेंस रख के ये एसेस बनाए गए हैं। तो कहता है दीज प्रोवाइड, ये क्या है? स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड बेंचमार्क एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। मतलब ये एक बेंचमार्क है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस के पार पे है। मतलब ग्लोबली जो दुनिया में चल रहा है, ग्लोबली हर देश में, दुनिया के कोने कोने में जैसे ऑडिट हो रही है उसके हिसाब से एसेस बनाए गए हैं। तो कहता है इट प्रोवाइड्स बेंचमार्क एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। ये बेंचमार्क एट पार है, दुनिया में जो चल रहा है, दुनिया में जैसे ऑडिट हो रही है उसके पार, उसके मतलब पार मतलब ऑन सेम लेवल, उसके हिसाब से है। तो कहता है ये स्टैंडर्ड्स क्या प्रोवाइड करते हैं? बेंचमार्क प्रोवाइड करते हैं। इट इज एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। यूनिफॉर्मिटी, ऑडिट की क्वालिटी बढ़ती है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को नॉलेज मिलती है, स्किल्स में इंप्रूव होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्रूव होती है, एंड यूजफुल फॉर यूजर्स टू मेक डिसीजंस। अपने आप पढ़ो बेटा, इसे एक बार अपने आप पढ़ोगे, बहुत सिंपल है। देखो, ऑडिट का क्वालिटी बढ़ेगा, काम में यूनिफॉर्मिटी आएगी, मुझे नॉलेज और मुझे स्किल मिलेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्वालिटी से बनेंगे तो ज्यादा यूजफुल हो जाएंगे यूजर्स के लिए। एंड ये जो बेंचमार्क है, ये एक बेंचमार्क है, मतलब एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब एक बेंचमार्क। इट इज एट पार विद ग्लोबली, ग्लोबल मार्केट में जो चल रहा है उसके हिसाब से बनाए गए हैं। पढ़ो, चलो इसको पढ़ो। आई विल बी बैक इन अ मिनट, जब तक आप इसे पढ़ें। चलिए, पढ़ लिया? डन डनाडन डन, वेरी गुड। वेरी नाइस, सबको समझा? यस मैम, डन, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, परफेक्टो।
सिंपल है क्या मैम? आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, थैंक्स, आई नो। पहले मुझे वो राइटिंग कंपटीशन में मैं फर्स्ट आती थी पहले पहले। अब अब क्या है, अब उतना ज्यादा मतलब थोड़ा जल्दी लिखती हूँ तो अब खराब हो गई है, अदरवाइज इससे सुंदर लिख सकती हूँ मैं, तुम्हें क्या पता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट आ जाओ इधर, ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। कहता है ये जो स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं, ये जो एसएज इशू किए गए हैं, एसआरई इशू किए गए हैं, एसएई इशू किए गए हैं, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज इशू किए गए हैं। हाँ तेजस सर, होल्ड बाय वाटर। हाँ हाँ तेजस सर की तो देखो बहुत अच्छी है, हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। चलो आ जाओ, एस ए, एस आर ई, एस ए ई, एस आर एस, ये सब जो बातें हैं, कहता है ड्यूटी क्या है मुझे बताओ। क्या ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की, मतलब तुम्हारी जब तुम ऑडिट वगैरह करोगे तो तुम्हारी ये ड्यूटी होगी क्या टू फॉलो दीज एंगेजमेंट्स? तुम्हारी ये ड्यूटी होगी क्या टू फॉलो दीज स्टैंडर्ड्स? स्टैंडर्ड्स आर टू बी फॉलोड, मतलब ये स्टैंडर्ड्स इशू क्यों किए गए हैं? ताकि तुम टाइम पास करो? नहीं, कहता है ये ड्यूटी है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की कि देखने तुम्हें स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। ओके, दीज आर टू बी फॉलोड बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। ये मजे मजे में इशू नहीं किया गया है, इसे प्रोफेशनल मतलब तुमको फॉलो करने का है। जब तुम ऑडिट करोगे, रिव्यू करोगे अकाउंटेंट्स, तो तुम्हें ये सब फॉलो करने का है। अच्छा अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या, कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे? कभी कभी ऐसा हो सकता है, मान लो एक ऐसे है, ऐसे 501, मान लो ये ऐसे तुम ऑडिट में लगा नहीं पा रहे, ऐसी एक सिचुएशन आ गई कि जो ऐसे बोल रहा है वो तुम ऑडिट में लगा नहीं पा रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, जो ऐसे बोल रहा है तुम उसे, ऐसी सिचुएशन आ गई। कई बार ऐसा होता है क्या कि हाइपोथेटिकल, मान लो मैं तुम्हें एक सिचुएशन बता रही हूं, ऐसी सिचुएशन आ गई कि तुम इस ऐसे को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं लगा पा रहे, तो तुम कोई ऑल्टरनेटिव चीज करोगे, कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करोगे, राइट? पर तुमको क्या करना पड़ेगा बेटा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि तुम क्यों इस ऐसे को फॉलो नहीं कर पाए। तुमने इस ऐसे को फॉलो नहीं किया तो फिर कौन सा प्रोसीजर किया, कि सब तुम्हें अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, समझा? ओके, तो ये क्या कह रहा है बेटा, कहता है देखो सिचुएशंस में अराइज, कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आप एक स्पेसिफिक प्रोसीजर्स ना कर पाओ, जैसा स्टैंडर्ड्स बोलता है वैसा ना कर पाओ, राइट? इन सच अ केस, ऐसे केस में आप डॉक्यूमेंट करेंगे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। अब जो ऐसे बोल रहा है वो तो नहीं कर पा रहे तुम, जो तुमने ऑल्टरनेटिव इसके बदले में जो किया उसे तुम क्या करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। रीजन फॉर डिपार्चर, क्यों तुम उस पर्टिकुलर ऐसे की बात को फॉलो नहीं कर पाए, रीजन फॉर डिपार्चर को भी तुम डॉक्यूमेंट करोगे। हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर, आप अपनी रिपोर्ट में लिखोगे कि आपने इस ऐसे को डिपार्ट किया है, क्यों डिपार्ट किया है, ये सारी चीजें डिस्क्लोज करोगे। मतलब बेसिक ये कह रहा है कि तुम्हें एसेज के हिसाब से काम करना है, बट इफ यू आर अनएबल टू फॉलो एन ऐसे, मान लो कोई एक पर्टिकुलर ऐसे तुम फॉलो नहीं कर पा रहे, तो क्या रीजन है डिपार्चर का, क्या डिपार्ट किया तुमने, इसके बदले में कौन से ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स तुमने किए, उसको डॉक्यूमेंट तुम्हें करना है। बस इतनी सी बात कह रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए? बस ये एक बार पढ़ने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देती हूं मैं, एक ऐसे है बेटा, राइट? आगे फ्यूचर में जाके आप पढ़ोगे, जो कहता है ऑडिटर को हर एक चीज डॉक्यूमेंट करनी है, हर एक चीज डॉक्यूमेंट करनी है। आगे आप पढ़ोगे ऐसे 230 बोलता है ऑडिटर को हर एक चीज डॉक्यूमेंट करनी है। मान लो कोई रिकॉर्ड्स ऑडिटर से मिस हो गए, तो वो चीजें डॉक्यूमेंट नहीं कर पाया। ऐसे केस में अगर उसने इस ऐसे को फॉलो नहीं किया, मान लो जिस भी रीजन से फॉलो नहीं किया, ऑडिटर उसे क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा कि वो उसने कहां डिपार्ट किया, व्हाट वाज द रीजन ऑफ डिपार्चर, वो डिपार्ट कहां किया वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा। ठीक है, बेसिक चीज है। सबको समझा है? एवरीबडी अंडरस्टूड? तो बेटा जी ऑलमोस्ट आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है एक्सेप्ट वन पार्ट,
जिसको हम आज की क्लास में नहीं करेंगे, इसको हम कल के क्लास में एंड में करेंगे। बहुत सिंपल है ये। ऑडिटिंग का रिलेशनशिप, ऑडिटिंग का रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट्स, एक ये इतना सा पार्ट है ऑडिटिंग का रिलेशनशिप। इसे हम आज नहीं करेंगे, कल की क्लास के अंत में करेंगे, ठीक है? समझ गए? तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर तुम्हारा रिवाइज हो गया है। रिवाइज मतलब तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, राइट? कल नोट्स मिल जाएंगे ऐप पर? हाँ जी बेटा, कल आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, आपको चैप्टर 1 कैसा लगा? बहुत ही सिंपल है क्या? पूरा तो एक चार्ट था, वो एक चार्ट के ऊपर बेस्ड बहुत सारी चीजें थी, राइट? एक तो वो चार्ट था, अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस वाला एक चार्ट था। उसके अलावा तुमने पढ़ा ऑडिट के क्या फायदे होते हैं, बिग स्कैम। फिर तुमने इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़े थे। फिर तुमने ऑडिट का ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, ऑडिट क्या होता है वो पढ़ा था। मैम क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन है उसको कर लेंगे चैप्टर 1 में, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को, बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की कुछ की प्रैक्टिस भी करवा देती हूँ। अभी क्वेश्चंस देखें क्या आपने? चलो क्वेश्चंस देखते हैं। मैम संडे को क्लास होगी? नहीं, संडे को नहीं होगी। मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, अब तुमको अपने आप सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, मेरे को कुछ अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। आओ इधर, और एक क्वेश्चन होमवर्क भी दे दूंगी तुम्हें। इधर आओ, ये तो हमने कर लिया था। ये देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई होता है जब आप ऑडिट करते हो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की, वेयर स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट अप्लाई होता है जब आप रिव्यू करते हो। आपको एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन करने बोला है विद एग्जाम्पल। तो एसेज क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करना है, तो आप बोलोगे ऐसे अप्लाई होते हैं जब आप ऑडिट करते हो। ऑडिट किसकी करते हो? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की करते हो। ऑडिट में आप क्या प्रोवाइड करते हो? रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करते हो। एक ऑडिट के ऐसे का एग्जाम्पल दे दो। अभी तक तुमने सिर्फ ऐसे 200 पढ़ा है तो उसका एग्जाम्पल दे दो। रिव्यू, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट क्या होता है? जब आप रिव्यू करते हो तो स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट फॉलो करते हो। रिव्यू एक लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है। रिव्यू में ऑडिटर लोअर लेवल का अश्योरेंस देता है। रिव्यू में आप फ्यू प्रोसीजर्स करते हो एज कंपेयर टू ऑडिट। रिव्यू में आप लिमिटेड कंक्लूजन्स फॉर्म करते हो। ये हो गया रिव्यू एंगेजमेंट। अच्छा, अब आपको एक एग्जाम्पल देना है, SRE 2400 का एग्जाम्पल दे देना, सिंपल है। ओके ठीक है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा एक सवाल क्या पूछ रहा है? इनहेरेंट लिमिटेशंस पे सवाल पूछा है बेटा। क्या कहता है? देखो, ऑडिटर कभी भी रिस्क को जीरो नहीं कर सकता, मतलब ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। तो ये आपको एक सवाल पूछा गया है इनहेरेंट लिमिटेशंस पे, तो आप सारे इनहेरेंट लिमिटेशंस लिखेंगे। पर ऐसे सवाल के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर इनहेरेंट लिमिटेशन पे इंडिविजुअली सवाल आता है। जैसे कल मैंने तुमको बोला था ना, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, है ना? तो इंडिविजुअली सवाल ज्यादा आता है देन कि ये पूरा क्वेश्चन पूछ ले। ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि आपको पूरा ही पूछ ले कि सारे इनहेरेंट लिमिटेशंस लिखो, तो ऐसा रेयर आएगा। इंडिविजुअल पॉइंट पे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे तो ये तो तुमको होमवर्क में ही दिया था, ऑडिट के बेनिफिट्स बताने थे। बिग स्कैम वाला पॉइंट था ये वाला, ये तो तुमको होमवर्क में दिया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला वो वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं करते, तो याद आ रहा है, ये भी तुम्हें होमवर्क में दिया हुआ है। यहां पे ऑडिट क्या होता है वो पूछा है तुम्हें, तो तुम्हें डेफिनेशन लिख देनी है, सिंपल है। ये वही चीज है बेटा, वही सेम क्वेश्चन है जो रिपीट होके आया है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू एंगेजमेंट अप्लाई होते हैं, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल, जो अभी अभी पढ़ा। और ये क्वेश्चन 1 तो तुम ऑलरेडी होमवर्क में कर चुके हो। ऑब्जेक्टिव लिखना है। चलो, तुमको एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 आज होमवर्क है। सारे बच्चे समझ गए? दिस इज योर होमवर्क जो आज आपने पढ़ा। ओके, तो इसी के साथ बेटा कुछ एमसीक्यूज भी कर लो। आओ इधर, भागना मत अभी क्लास से। मैडम छुट्टी हो गई, भाग रहे हम नहीं, एमसीक्यूज भी कर लो। चलो आओ इधर, जो जो बचे हुए हैं। एक मिनट, हाँ चलो इसको बताओ, ओनिंग टू दी, ये बताना। हाँ, यहाँ पे डैश है
और यहाँ पे डैश है। तुम बताओ क्वेश्चन 2 का आंसर। ओके बाय बाय नहीं, इधर रुक नीलेश, आंसर दे मुझे, चल सेकंड का आंसर दे। ओनिंग टू दी डैश लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ऑडिट में कैसे लिमिटेशंस है जिसकी वजह से एक डैश टाइप की रिस्क है कि कुछ गलतियां डिटेक्ट नहीं होगी। इवन दो आप अच्छे से प्लान करके काम करो, कुछ गलतियां नहीं पकड़ पाओगे। आंसर क्या होगा? ओनिंग टू दी इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो ये अनअवॉइडेबल रिस्क है, ये चुंबक जैसी चिपकी हुई इनहेरेंट लिमिटेशंस है ना, तो रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। वेरी वेरी गुड ए। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ये तो तुमने कर लिए। अच्छा ये बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सच्ची बात बतानी है, चलो बताओ। एवरीबडी ट्रू। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स तुमने अभी पढ़ा था ना, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्यों यूजफुल होते हैं? यूनिफॉर्मिटी लाते हैं काम में, ऑडिट के क्वालिटी को प्रमोट करते हैं। उसके अलावा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क है एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। और जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको नॉलेज और स्किल्स इंप्रूव करते हैं एक अकाउंटेंट की। आंसर क्या होगा? वेरी 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 गुड सी, वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड। ये तो तुमने कर लिया। अच्छा ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे के हिसाब से कौन सी बात सच्ची है? बताओ। फिफ्थ का आंसर क्या होगा बेटा? ट्रू। ध्यान से आंसर देना। नहीं बेटा गलत, मेजॉरिटी गलत दे रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एसेस क्या होते हैं? एक्चुअली मैं बताऊं, बी भी यहां पे ठीक है। एक्चुअली एक बात बताऊं, यहां पे बी भी ठीक है और डी भी ठीक है, ये दोनों ही एक्चुअली अपने अपने पॉइंट में ट्रू है। ये मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है ऑडिटर की, एंड एसेज एक्चुअली ऑडिट इन कैरिंग आउट विद लीगल प्रोविजंस। देखा जाए तो ये दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। एक्चुअली ट्रू में इन्होंने लिख दिया पर दोनों ही बातें ट्रू है। मतलब ये स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कि ऑडिट बिल्कुल लीगल प्रोविजंस के हिसाब से हो, एंड ये मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या ये जो बच्चे ए आंसर कर रहे हैं बेटा वॉलेंट्री है क्या? ऑडिट के ऑडिटर के पास का कोई ऑप्शन होता है क्या कि मन किया तो ऐसे फॉलो कर लेना, मन किया तो मत फॉलो करना? नहीं, अरे ये मैंडेटरी है, ये ऑडिटर की मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जहां पे तुम फॉलो नहीं कर रहे वो तुम्हें अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। इफ यू डिपार्टेड विद एसेज एंड रीजन फॉर डिपार्टिंग, ये सब लिखना पड़ता है। चलो अब ये क्या कह रहा है मुझे बता दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? चलो इसका आंसर तुम खुद पढ़ के बताओ। कहता है एक एम्प्लॉई है, वो ये कह रहा है, एम्प्लॉई कह रहा है फ्रूट वेजिटेबल लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है? फ्रूट वेजिटेबल लिमिटेड एक कंपनी है, उसका बेटा एम्प्लॉय क्या कह रहा है कि ऑडिटर ओपिनियन देता है, राइट? ऐसा बोल रहा है एम्प्लॉय, कह रहा है ऑडिटर ओपिनियन देता है। आपसे पूछा जा रहा है किस पर ओपिनियन देता है, बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो गया? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, ये सब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, कौन से टाइप के मिसस्टेटमेंट्स, चलो ये मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तुम बताओ। 14th का आंसर बताओ, सारे बच्चे 14th का आंसर बताएंगे। अरे वाह,
ऑडिटर कौन सी गलतियां खोजता है? फ्री फ्रॉम डैश मिसस्टेटमेंट्स, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। और इसका आंसर दो 15th का। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? कि ऑडिट हो इन अकॉर्डेंस विद एसेज। ऑडिटर क्या ऑब्टेन करेगा? ऐसे 200 क्या कहता है? ऑडिटर क्या ऑब्टेन करेगा? रीजनेबल अश्योरेंस। वेरी गुड। चलिए, तो आई होप आपको बढ़िया से बेटा समझा, समझी गए हो? क्लियर है? मस्त है? सही है? चलो, तो ये चैप्टर 1 में एक पॉइंट आपका बचा हुआ है, बाकी द चैप्टर 1 इज ओवर। कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? मेरा रिविजनरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। हाँ, चैप्टर नंबर 1 पे क्विक रिवीजन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से आप रिवाइज करना। मैं आप लोग क्या करोगे, आप लोग को मैं बता दूं, सभी बच्चों को क्विक रिवीजन वीडियो ऑन चैप्टर 1, जिसमें 1 आवर में तुम्हारा पूरा चैप्टर 1 रिवाइज हो जाएगा, वो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है? तुम उससे चैप्टर 1 रिवाइज कर लेना। मैं तुमको अब कैसे दिखाऊं, एक मिनट रुको, हाँ मैं दिखाती हूं तुमको। जाना मत अभी। आज समय मिले तो आज देख लेना। अच्छा, अभी यहां दिखा नहीं पाऊंगी मैं, सॉरी बेटा, अब ऐसे नहीं दिखा पाऊंगी। अरे तुम सर्च कर लो ना यार, चैप्टर 1 दीपिका राठी, लिंक तो मैं भेज दूंगी। लेकिन तुम चैप्टर 1 का रिवीज, अच्छा रुको, अच्छा छोड़ो अभी, मैं तुम्हारे ग्रुप में लिंक भेज दूंगी, ठीक है? ओके, पूरा चैप्टर 1 घंटा में रिवाइज हो जाएगा। ओके, चलिए रिवाइज कर लेना चैप्टर 1। कल से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 भी बहुत इजी है क्या मैडम? चैप्टर 1 से भी ज्यादा इजी है, इजियर देन चैप्टर 1, इजियर देन चैप्टर 1। ओके मैडम, सच्ची बात बोल रही हो? अरे झूठ मैंने कभी बोला है क्या तुमको? चैप्टर 1 से भी इजी लगेगा तुम्हें, क्या चैप्टर 2, ठीक है? ओके, चलिए बाय बाय, गुड डे, सी यू, बाय।